हमारे साथ जो वरिष्ठ किसान नेता, किसानी के क्षेत्र में काम कर रहे जो किसान हैं, वो सब लोग इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे इस सत्र में प्रगतिशील महिला किसान हैं मंजू रानी कश्यप जी, आप भी मंच पर आए। अब तक खेती किसानी में ये आरोप लगता था कि नारी शक्ति को जो है वो इग्नोर किया जाता है, लेकिन मैं इस बात से सरोकार नहीं रखता हूँ। महिला सशक्तिकरण में मंच पर हमारी मंजू रानी जी हैं और अब इसके साथ में डॉक्टर डीपी सिंह, आपने इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है और गन्ना तकनीक को लेकर सर आइए सर आइए जी जी। और इस सेशन में सत्र की शोभा बढ़ाने के लिए एफपीओ संचालक हमारे किसान हैं सुनील सिंह चौहान जी हैं, वो भी आए। एफपीओ का संचालन कर रहे हैं, बहुत सफल संचालन कर रहे हैं। आइए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन का जो टॉपिक है वो है किसानों की नीति। अब तक हमने जो बात की थी, सुबह हमने सरकार की बहुत लानत मलानत की, समाज के तौर पर हमने क्या योगदान दिया उसकी भी हमने चर्चा की, लेकिन खुद किसान क्या कर सकता है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक यूनिट के तौर पर किसान की क्या भूमिका है। 2047 हम फिर वहीं लौटते हैं। 2047 में जब भारत विकसित होगा तो हमारा किसान अपनी क्या भूमिका निभाएगा, उस दिशा में किसान की क्या नीति हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर डीपी सिंह साहब, आप ही से हम शुरुआत करेंगे कि आपका जो अपना इनोवेशन का काम हुआ है गन्ना किसानों के लिए, आपने जो तकनीक की हम बात कर रहे थे, गुणी प्रकाश जी इसके बहुत पक्षधर हैं, आपने भी ये सवाल उठाया था। जो तकनीक आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं, आराम से सुनोगे तो अच्छा लगेगा। अभी तो बहुत सीट भी खाली है। आपने एक किसान के तौर पर इतना इनोवेशन कर डाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अपने गांव के आसपास कितने और ऐसे आपने किसान खड़े किए जो इसी इनोवेशन को नई दिशा में आगे ले जा पा रहे हैं। ये बार हो गया देखना। नमस्कार किसान भाइयों, अरे कंजूसी ना करो, नमस्ते लेने में मजा आएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हल्का सा परिचय दे चुका हूं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, डिस्ट्रिक्ट बागपत और सिटी बड़ौद शहर का रहने वाला हूं। मैं एक ग्रास रूट इनोवेटर और एक प्रगतिशील किसान हूं। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वो सभी एग्रीकल्चर की है। ग्रास रूट इनोवेटर का मतलब बता देता हूं कि मैंने खेती किसानी से संबंधित मोर देन 65-70 इनोवेशंस नवाचार किए हैं और यहाँ सबने अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी एक्सपर्टाइज पे बात की। यहाँ मैं खाली भाषणबाजी नहीं करूँगा, मेरे एक बोलने का अंदाज होता है, बात करने का अंदाज होता है कि मैं आपसे संवाद करूँगा। संवाद का मतलब है कि उधर से भी बहुत सारे सवाल आने चाहिए और उनका मैं ईमानदारी के साथ आपको उत्तर दूं और मेरे उत्तर से आप संतुष्ट होने चाहिए। ये मेरे बोलने का अंदाज होता है, समझ पा रहे हो? मैं अपने अंदर अनुभव जो इकट्ठा है वो आपके ऊपर नहीं उड़ेलूंगा, आपसे एक संवाद, एक कनेक्टिविटी, एक वार्तालाप स्थापित करूंगा। आप तैयार हैं इस बात के लिए? हाथ उठा के बताइए जरा, सहमत है? नहीं तो फिर मैं अपनी बात को छोटी कर देता हूं। किसान भाइयों, मैंने आपके खेती किसानी के काम को बहुत आसान किया है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर किसान यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जरा एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, हाथ उठा के बताइए कितने किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं? वेरी गुड, 100%। नंबर 2, कितने किसान गन्ना किसान हैं? एक बार ये भी मुझे कंफर्म करा दें, गन्ने के जो किसान हैं। चलिएगा, अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। किसान भाइयों, जरा मेरी एक कमजोरी है, मेरी एक वीकनेस भी है, वो भी मैं स्टार्टिंग में बता दूं। मैं जितनी भी बात करूंगा उससे संबंधित अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछे तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना और मेरा कुछ आपको शेयर करना ज्ञान या अनुभव या एक्सपीरियंस वो सार्थक नहीं रहा।
तो आप अपने क्वेश्चन बिना झिझक के, अगर आपके क्वेश्चन उल जलूल भी होंगे उनका भी मैं मुस्कुरा करके जवाब दूंगा। चलिए सर, खूब आगे सवाल बढ़िए। पूछिए। अब मैं सबसे पहले गन्ने की फसल को पकड़ के चलता हूँ। गन्ने की फसल में जो ज्वलंत मुद्दे थे किसान भाइयों, बर्निंग इशूज थे आपके, या तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ या मैंने तो उनको एड्रेस किया है। आपके जो बर्निंग इशूज थे, ज्वलंत मुद्दे थे, उनका मैंने मैकेनाइजेशन के द्वारा, मशीनीकरण के द्वारा 100% आपको समाधान दिया है। समाधान दो तरह के होते हैं। एक समाधान तो ऐसा होता है कि आपने वो टेक्नोलॉजी, वो मशीन ली, उसके चलाने का खर्चा होता है। दूसरा समाधान ये होता है कि वो टेक्नोलॉजी महंगी होती है, उसे एक छोटा मझोला स्मॉल और मार्जिनल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सब समस्या का समाधान मैंने आपके लिए खोजा है। अब मुझे या तो आप बताइए या मैं एक एक करके बताओ। गन्ने की खेती पर अगर मैं बोलूँगा तो 30 नवाचार, 30 तरह के नवाचार मैंने गन्ने की खेती के लिए किए हैं। आपका गन्ने की छिलाई का एक ज्वलंत मुद्दा है, जरा हाथ बट उठा के बताए। गन्ने की छिलाई मुद्दा है, जरा हाँ हूं तो करे। क्या आज की डेट में गन्ने की छिलाई महंगी पड़ती है? इसी को तो मैं संवाद कहता हूं। गन्ने की छिलाई महंगी है कितने? अच्छा 55 या 60 कहीं कहीं ऐसा है। क्या मजदूर मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है? जरा हूं तो करें। कुछ हाँ हूं नहीं करते फिर मुझे बताने में। यानी कि गन्ने की छिलाई एक बर्निंग इशू है, ज्वलंत मुद्दा है। आपके अनुसार कितने लोग मानते हैं गन्ने की छिलाई एक ज्वलंत मुद्दा है? वेरी गुड। किसान भाइयों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गन्ने की छिलाई के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है। उसकी मैं छोटे स्तर पे बात करूंगा। उसकी 4-5 खूबियां हैं। पहली खूबी, उस मशीन के चलाने का कोई खर्चा नहीं है। दे नो ऑपरेशनल कॉस्ट, दे नो रनिंग कॉस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। वो छोटा करके बोलूंगा। दूसरी विशेषता उस मशीन की किसान भाइयों ये है कि गन्ना आपने किसी भी विधि से बोया हो, ट्रेंच से बोया हो, 28-30 इंची पे बोया हो, रिंग पिट मेथड से यूज किया हो, वो सबको बराबर काटती है। नंबर 3 विशेषता उसकी ये है कि अगर आपका गन्ना जो आप बलकटी से काटते हैं उससे भी कहीं ज्यादा नीचे से जमीन से मिलाकर के काटते हैं, कोई वेस्टेज नहीं करती किसान भाइयों। अगर मिट्टी के अंदर से भी काटना चाहिए तो इतनी पावर उसके अंदर है कि वो मिट्टी के अंदर से भी काट देती है। चौथी विशेषता उसकी यह है कि वो हर छोटे और बड़े किसान के बजट में है। आपने कभी सुना, और वो गन्ने की छिलाई की चारों प्रक्रिया करती है। गन्ने को भी काटेगी, कटे हुए गन्ने का अगोला भी काटेगी, ऊपर की पत्तियां भी साफ करेगी, और पोली बांधने के लिए जो गन्ने के बंडल यहाँ बांधे जाते हैं, सारे भारत में तो नहीं बांधते, बिहार में, ईस्टर्न यूपी में या और राज्यों में जाएंगे वहाँ खुला ही भरते हैं, पर मैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पकड़ कर चलूँ तो यहाँ पोलिया बंडल भी बांधे जाते हैं। तो उसके लिए भी एक टूल है। यानी कि कुल मिलाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट 2 आदमी 3 घंटे में एक मशीन से 50 कुंटल गन्ना तैयार करके घर आ जाते हैं। गन्ना काटना ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, बैटरी ऑपरेटेड होती है, नो मेंटेनेंस, 0 मेंटेनेंस होता है। इस तरीके से आपकी गन्ने की समस्या का समाधान अच्छा लगा हो तो तालियां तो बजा दो यार जी। कंजूसी करते हैं। डॉक्टर साहब मैं बीच में रोकूंगा। एक समाधान। नंबर 2, डॉक्टर साहब बहुत सारा है, फिर कोई बात, देखिए आपके हमारे सवाल पास समय की सीमा है। जरूरत ही नहीं पड़े सवाल नहीं, की। नहीं, देखिए हाँ बहुत लंबा वो विषय है हो मेरा। जाएगा। ऐसा करो किसान भाइयों, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो इतने नवाचार हैं कि कई घंटे गुजर जाएंगे। अच्छा है कि आपका कोई सवाल हो मैं उसका उत्तर दे दूं, नंबर और मेरा नंबर ले लो। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, डॉक्टर साहब को मालूम है। मेरा नंबर लेना चाहे इंटरेस्ट है तो ले लो, नहीं कोई बात नहीं है। 9917862313 9917862313 जी। तो यानी कि कुल मिलाकर के है ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो गन्ने में खर्चा आता है पैदा करने में, 2 तरीके की प्रैक्टिस होती है, इंटर कल्चरल ऑपरेशन और फील्ड प्रैक्टिस। इंटर कल्चरल ऑपरेशन और फील्ड प्रैक्टिस जो होती है गन्ने में, उसको मैंने 0 कर दिया है। निराई गुड़ाई की ऐसी मशीन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। डीसी पावर बैटरी ऑपरेटेड वीडर होता है, 6 अटैचमेंट के साथ आता है। अर्थिंग अप भी करेगा, निराई गुड़ाई भी करेगा, स्प्रे मशीन भी उसी के ऊपर होती है, पाटा भी लगाएगा, और उसी के साथ में ब्लेड हो अटैचमेंट भी आता है। ऐसे ही आपका लीफ ट्रिमिंग हो, स्टेबल ट्रिमिंग हो, ये सब मशीनें वहां पर है। आपकी शुगर केन लोडिंग एक बड़ी समस्या थी, गन्ना भराई। एक आखिरी बात, गन्ने की भराई, इतना एक आखिरी बात, गन्ने की भराई में एक 60 कुंटल की ट्रॉली भरने में कितने आदमी लगते हैं? 5 से 6।
गन्ने की भराई की ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जहां आपकी गन्ने की पूरी छिली पड़ी है, रिमोट दबाएंगे, वहीं से उठाएगी, ट्रॉली में ले जा करके डाल देगी। कोई उठाने वाला नहीं चाहिए, कोई सिर पर रखने वाला नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और तो लंबी कहानी है किसान भाइयों, इतना बिल्कुल, समय यहाँ नहीं है। यानी कि द कंप्लीट मैकेनाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन, गन्ने की खेती का पूर्णतः समाधान, सर, और वो भी एट नो ऑपरेशनल डॉक्टर कॉस्ट। साहब, गन्ने के अलावा बहुत कुछ है इस देश में, 800 किस्म की फसलें होती है। नहीं, और भी मैंने किया है ना, अब प्लीज दूसरे को मेडिसिनल भी तो क्रॉप मौका पे किया दीजिए। है, और बहुत सर सारे किसी किए। और को भी तो मौका दीजिए, हाँ, इनको भी मौका नहीं, दीजिए, मंच पर और लोग भी हैं। हाँ, मैंने और प्लीज बहुत- ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब तो प्लीज प्लीज मैंने किसी और बहुत को सारी भी। फसलों पे सर मैं जान रहा हूँ, हर कोई जान रहा है आपके बारे में, Right. हर कोई जान रहा है। प्लीज रखिए, माइक में ही रख लीजिए जी। चर्चा को आगे कोई बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कोई आपका? अरे अभी हो जाएगा सर, हम तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन के लिए हमें। जी सर प्लीज। धर्मेंद्र मलिक जी, आपके पास आएंगे। किसानों की नीति की जब बात हो रही है, आप लगातार इस चीज़ को मुद्दे के तौर पर उठा रहे हैं सरकार के सामने, किसानों के सामने, कि जब तक नीति बनाने में किसानों की खुद अग्रणी भूमिका नहीं होगी, यानी आप पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का सफ़र किसान खुद तय नहीं करेगा, तब तक उसकी बात मजबूती से नहीं रखी जाएगी। एक तरफ पिछला किसान आंदोलन हुआ तो आपने ही अराजनीतिक होने की बात कही। इस राजनीति से हमें एक तरह से द्वेष है, या हमें इससे परहेज क्यों है? कब तक किसान जो है आंदोलन करेगा, कब तक मांग करता रहेगा, नीतियां खुद क्यों नहीं बनाएगा? एक मिनट भाई, अगर किसी को इंटरेस्ट ना हो, उबके हो, चाय वाय पी लो, बाहर घूम लो, लेकिन चुप रहो। चलिए, आपने जो निर्मल जी सवाल दिया, बहुत जायज बात है कि किसान नीति क्यों नहीं बना सकती। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर फिजिकल रूप से देखा जाए तो बहुत मुश्किल सी बात है। समस्या ये है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, असंगठित क्षेत्र से, और जब हम संगठित ही नहीं है तो हमारी नीति भी एक नहीं हो सकती। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग चीजें हैं। दूसरी बात, एक इंडस्ट्री के 3 लोग थे, अभी आपके यहाँ एक इंडस्ट्री से जुड़े 3 लोग थे, लेकिन तीनों के विचार लगभग एक थे। हमारे यहाँ क्या समस्या है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी फसल पे बात करते हैं तो सबके विचार अलग अलग हैं, सब उस बात में तर्क निकालते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हम काम है नीति का काम बहुत लंबे समय से, मैं इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में चौधरी चरण सिंह की सरकार के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने ये जानने का प्रयास किया हो कि किसान के मुफीद नीति क्या हो सकती है। आज किसान नीति पे बात नहीं होती, किसान को क्या आवश्यकता है इस पे कोई बात नहीं होती। मैं लोगों को, आपने कहा आंदोलन की बात, मैं अपने किसान के बच्चों से, साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपका पॉलिसी में हस्तक्षेप होगा तो आपको सड़क पे बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में यूरिया की जो कीमत थी वो 50 रुपये ज़्यादा हुआ करती थी। पूरे देश में यूरिया, और गुजरात और उत्तर प्रदेश में 50 रुपये महंगा था। गुजरात ने भी अपना वो टैक्स कम कर दिया। तो बात ये आई कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। हमारी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई, उन्होंने अच्छी लगी उनको वो बात, लेकिन समझ नहीं पाए। उन्होंने कृषि के सचिव को और उद्योग को बुलाया। तो उत्तर प्रदेश में जो एक गैस है जो यूरिया में उपयोग होती है, उस पर टैक्स सबसे ज़्यादा था। उस पर टैक्स लगने के कारण यूरिया 50 रुपये महंगा था। उद्योग के सेक्रेटरी ने कहा कि अगर हम इस टैक्स को कम करते हैं तो 1000 करोड़ का नुकसान होगा उत्तर प्रदेश सरकार को, और ये संभव नहीं हो सकता। तो मैंने उस सेक्रेटरी को कहा कि आप एक आदेश कर दें कि कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य पे इतना टैक्स लगेगा और कृषि पे इतना टैक्स लगेगा, और वो हमारी समस्या का समाधान होगा। बताओ यूरिया के रेट बराबर हुए या नहीं हुए? 50 रुपये कट्टा एक बैग उत्तर प्रदेश में कम हो गए, पूरे भारत के बराबर रेट हो गए, तो कितने 100 करोड़ रुपए का लाभ किसान को हुआ। किसान का जब तक नीतिगत हस्तक्षेप नहीं होगा, आपके जो क्षेत्र से सांसद विधायक चुन के जाते हैं उनको कृषि का ज्ञान नहीं है, आप अपने विषय उनको कहते नहीं हैं, पार्लियामेंट और विधानसभा में कौन उठाओगा जो आपने चुन के भेजे। जब वो गांव में आए, जब हमने ये पूछना बंद कर दिया कि पूरे हाउस में आपने अपराध पे बात की,
आपने घटनाओं पे बात की, विकास पे बात की, सड़कों पे बात की, कृषि पे कितनी बात की। जब हम कृषि में खुद ही नहीं रहना चाहते, हम आज लड़की की शादी, अभी कोई बात कह रहे थे, ये बड़ा मुश्किल और एक गंभीर विषय है कि हम अपनी बेटी की शादी एक किसान परिवार में नहीं करना चाहते, किसान के बेटे से नहीं करना चाहते, तो आखिर किसान जा कहां रहा है। ये एक बड़ा विषय है, बहुत छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा विषय है। दूसरा मैं ये कहता हूं, समय का मिनट में अपनी बात कहूंगा। अभी एक बात आई 2047 विकसित भारत, आखिर उस विकसित भारत में किसान कहां खड़ा है। हर आदमी के लिए कॉन्सेप्ट नोट है, कृषि के लिए कोई कॉन्सेप्ट नोट है। जब हम 2047 विकसित भारत की बात करते हैं तो हमको ये भी तो डाटा देखना पड़ेगा कि 2050 में इस देश में जनसंख्या का रेशो जो है वो कितने ऊपर जाएगा और देश में जमीन की घटकर संख्या कितने नीचे आएगी। अगर हम 2050 में आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी कि जिस जलवायु परिवर्तन आज एक बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग यहाँ गन्ने के किसान बैठे, सारे लोगों से मैं अगर बात करूं तो इनका ये मानना होगा कि रेड रोट के कारण उत्पादन घटा है। सही बात है, रेड रोट के कारण उत्पादन घटा है, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा हुई है, आपके गन्ने में वजन इसलिए भी नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। तो अब हमारे सामने जो चुनौती है वो है क्लाइमेट चेंज से। उसमें क्या है, इस समय बारिश होगी, इस समय ओलावृष्टि होगी, इस समय सर्दी होगी, इस समय गर्मी होगी। तो जो ये कृषि के लिए चैलेंजेस हैं 2047 में, जब तक हम इनको नहीं दूर करेंगे। अब एक बात मैं कह के खत्म करूंगा किसान साथियों, कि आप कृषि से इसलिए भाग रहे हो कि कृषि आज घाटे का सौदा है। पहले कहते थे उत्तम कृषि मध्यम बाण करे चाकरी सो निदान। आज जो है आप कृषि जो उत्तम थी वो मध्यम भी नहीं रही, वो बिल्कुल नौकरी से भी नीचे आ गई। अब वो जो उसका एक कारण है कि किसान की कोई आमदनी निर्धारित नहीं है। आज एक चपड़ासी की तनख्वाह भी 30,000, 32,000, 35,000, 28,000 फिक्स है, लेकिन किसान की आमदनी आज भी 6,000 रुपये महीना बताई जाती है, और वो भी कैसी इंक्लूडेड, यानी कि वो फसल से आमदनी नहीं है, उसने दूध बेच लिया, अंडा बेच लिया, मुर्गी बेच ली, कुछ और बेच लिया, तब जाके उसको 6200 रुपये मिलते हैं। 6200 रुपये एक बच्चे की फीस नहीं है कॉन्वेंट में, 50-50 हजार रुपये का क्वार्टर है। तो अगर सबका साथ और सबके विकास की हम बात करते हैं तो किसान का नीतियों में हस्तक्षेप हो, किसान के लिए चिकित्सा और शिक्षा की सरकार जिम्मेदारी ले। हम देश के लिए खेती करते हैं, देश का पेट भरने के लिए खेती करते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो माँ बाप के टेस्ट में उनको आउट कर दिया जाता है कि ये न्यूसेंस हैं। आज नोएडा में हमारी जमीन पे कॉलोनियां बनती हैं, फरीदाबाद गुड़गांव में कॉलोनी बनती हैं, उस हमारे गांव के चारों तरफ को दीवार खींच दी जाती है और हमारे बच्चे को उस कॉलोनी में प्रवेश भी नहीं दिया जाता। ये किसान की स्थिति है। तो खैर ये लंबा विषय है, मैं बस अंत में एक बात कह के ख़त्म करूँगा कि जब तक गेहूँ पैदा करके गेहूँ बेचते रहोगे आपका कोई भला नहीं कर सकता। 3 महीने 0 डिग्री टेम्परेचर में जाके रात में पानी चलाते हो और मिलता है कितना 25 रुपये, और वही गेहूँ एक फ्लोर मिल वाला आपसे 22-23 रुपये में खरीदता है और एक प्लास्टिक के अच्छे चमकीले बैग में पैक करता है और वही उसी का रेट हो जाता है 55 रुपये। ये बिल्कुल खुले डकैती है। पहले होता क्या था कि अगर किसान के गेहूँ का रेट 2500 रुपये है तो गेहूँ आटे का रेट भी 2500 रुपये कुंटल ही होगा। अंतर ये होता था गेहूँ 100 किलो, आटा 90 किलो। कॉरपोरेट का मुनाफा ज़्यादा बढ़ गया, किसान का मुनाफा घटा दिया गया। मेरा यही कहना है कि हमको सामूहिक रूप से दबाव बना के नीतियों में हस्तक्षेप करना होगा। धरने प्रदर्शन का जमाना चला गया, बच्चे है नहीं। जब बच्चे खेती नहीं कर रहे तो धरना प्रदर्शन क्या करेंगे, वो संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों को खराब लगेगी बात, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है सड़क पे बैठ के अब किसान का भला लंबे समय तक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को बुद्धिजीवी बनाइए। इस 20,000 के मोबाइल हर बच्चे की जेब में है। आपके खेत में पढ़ाई करनी है आपको तो बच्चे से पूछिए कि एक हफ्ता कोई बारिश तो नहीं है। तो ये बहुत सारे विषय हैं। अगर हमको उस टेक्निक पे नहीं जाएंगे, मैं एक छोटी सी बात, अंतिम बात है बस, फिर कहोगे, अगर हमको
गन्ना काट के गेहूं बोना है और हमें ये पता है कि हमारे खेत में नमी कितनी है। अगर हमारे खेत में नमी कम है तो हमको गेहूं को 3 इंच पे बोना चाहिए। उसका कारण, और थोड़ा सा ऊपर को मिट्टी से खोल दो, होगा क्या कि कुछ जमीन में नमी नीचे से आएगी और कुछ रात में ओस पड़ेगी तो हमारे उसका जमाव ठीक होगा। लेकिन अगर हम उसे उस बात का पता ही नहीं है और हमने गेहूं बो दिए 4 इंच पे 5 इंच पे, या फिर दूसरा तरीका है कि हम पड़े करें तो 15 दिन इंतजार करें। तो अब कृषि में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है और सरकार को काम करना चाहिए कि किसान को जो है उद्यमी बनाने के लिए जो प्रयास है वो कागज तक न हो, वो ग्राउंड पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका किसान इंडिया का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस खेती की कोई बात नहीं कर रहा, आपने दिल्ली में बैठा के और किसान को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जिसमें सांसद लोग बैठते हैं, आज इन किसानों को वहाँ पे बैठा के चर्चा करने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने साल से आप ये काम कर रहे हैं और इन सारी विसंगतियों की जो बातें हम सबको डरा रही थी, आप उस भय से कैसे बाहर आ पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आए सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मंजू कश्यप, ग्राम दुहाई, जिला गाजियाबाद से हूँ और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि किसान इंडिया के मंच पे मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन किसान इंडिया टीम के सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद। और रहा, क्योंकि हालांकि मेरा मुद्दा उस चीज़ से नहीं है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एक भाई दूसरे भाई की टांग खिंचाई कर रहा है। हमारी अपनी सोच में हमें परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा मुहावरा है कि लहरों से लड़के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो इसलिए ना ही तो हम सरकार को दोष दे सकते हैं, ना ही किसी अन्य टेक्नोलॉजी को दोष दे सकते हैं। अगर हमारे पास अनुभव है तो सब कुछ संभव है। क्योंकि कुछ फार्मर्स यहाँ पे इस तरह के हैं जो कि मेरा दुहाई इंडस्ट्रियल एरिया में, मैं बता देती हूँ, मैं मत्स्य पालक हूँ और तालाबों से संबंधित कार्य करती हूँ। इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम IFS मॉडल मैंने अपने कृषि विज्ञान की तकनीकी सहयोग से ही बनाया है। लेकिन वैज्ञानिक हो, चाहे एक्सपर्ट हो या डॉक्टर्स हो या हमारे कोई अन्य सम्मानित साथी किसान भाई हो, हमें वे ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करना, काम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी मेरे पास अपनी खेती भी नहीं है, मैं आपसे बताऊं, मेरे पास कोई अपनी पर्सनल भूमि नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 9 साल तक प्रयास किया और 9 साल तक प्रयास करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार मुझे 15 बीघा ज़मीन दी गई, साथ में 7.5 बीघी ज़मीन दी गई और उस पे मैंने IFS मॉडल बनाया, जो कि तकनीकी सहयोग यानी कि प्राकृतिक खेती के साथ एकीकृत खेती। उसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे का वेस्ट एक दूसरे की फसल में इस्तेमाल कर सकें। कोई आपकी समस्या सुनने के लिए आपके घर तक नहीं आएगा और उनको तो कोई मतलब ही नहीं बनता जो विवाद कर रहा है। जब उनके घर में खुद ही किसान नहीं है तो उनका कोई राइट नहीं बनता कि हम सामने वाले पर उंगली उठा सकें। यहाँ पे इतने बहुत सारे हैंगे, बहुत भाई हमारे कि उनके घर में शायद 2 या 3, कोई अगर 7 मेंबर है तो 2 या 3 किसान भी नहीं निकलेंगे। तो इसे, मेरे घर में खुद मैं किसान हूँ, मेरे घर में और कोई है ही नहीं। मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, हालांकि मैं भी थी, लेकिन फिर भी मेरे फादर खेती करते थे। मेरी इच्छा थी कि मैं प्राकृतिक से जुड़ूं। मैंने एक सरकारी जॉब खुद छोड़ी, एक दिल्ली पुलिस की और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर होते हैं, मेरा आई कार्ड वगैरह मेरे घर पर आ गया था। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं प्राकृतिक से जुड़ूं और अपने बच्चों को भी प्राकृतिक से जोड़ूं। तो इसलिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, किसी टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते। हमारे पास तो इतना अनुभव का भंडार है कि हम तो खुद उनको टेक्नोलॉजी सिखा दें। अभी जैसे कि मैंने अपने दुहाई इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में, पूरा केमिकल एरिया था वो मुझे तालाब मिल गया और मिलने के बाद उसकी सारी मिट्टी में इतना केमिकल भरा हुआ था। मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क किया, जो कि लैब द्वारा मिट्टी की जांच वगैरह हुई। मछली पालन में करती हूँ। फरवरी में मैंने उसमें करीब तालाब बना करके 100 ग्राम का बच्चा डाल दिया और जब उसमें फसल निकालने का समय आया तो जो केमिकल वाली मिट्टी थी तालाब के अंदर आ गई, सारी मछली मर गई। उसके बाद में मैंने, जैसा कि दूसरे इंसान पे दोष देना,
मैंने सामने वाले इंसान को दोष दिया, कंपनी वालों को, तुम्हारे कारण मेरी मछली मर गई, नुकसान मेरा 5 लाख का हो गया। उसने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालवा दिया, 50 लाख का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो इसीलिए अगर अपने पास नॉलेज नहीं है, हम एक्टिव नहीं है, तो सामने वाला इंसान हमें हर बार मार देता रहेगा। नॉलेज होना अनिवार्य है। रही टेक्नोलॉजी की, तो मैं उसी मछली पालन जहाँ पे करती हूँ उसी पे पोल्ट्री फार्म भी है, बागवानी भी है, सिंगाड़े की खेती भी मैं उस पर लेती हूँ। सीजन के अकॉर्डिंग सब्जी भी मैं उस पर जो भी होती है वो सब लेती रहती हूँ। अभी पिछली साल जो तालाब की वेस्ट ज़मीन होती है, करीब 2-2.5 बीघे ज़मीन थी जो वेस्ट, उस पर मैंने 65,000 की फूल गोभी ली है। और जैसे कि मैं एकीकृत खेती करती हूँ, इंटीग्रेट फार्मिंग करती हूँ, तो जो उसका वेस्ट है, तो मेरे पास ग्रास कार्प मछलियाँ हैं, तो मैं उसका वेस्ट उसमें डाल देती हूँ तालाब के अंदर, पौंड में। और वही जो नेचुरल खाना, क्योंकि देसी मुर्गी पालन मेरे पास है, तो हमारी जो मुर्गियाँ हैं उसको खा लेती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। बहुत देर से एक मुद्दा चला हुआ रहा था, हालांकि मेरा भी मन था कि जैसे कि भैया हमारे बीच में जवाब दे रहे थे तो मैं भी कहूँ। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा मौका मिलेगा तब मैं उसको बोलूँगी। देखिए, गाय जब तक हमें दूध देती है तब तक तो वो गौ माता होती है, और जब उससे बाद में जब दूध देना बंद कर देती है वो आवारा पशु हो जाती है। अभी विकसित संकल्प यात्रा में मैं गई हुई थी, 135 गांव में से 55 गांव मैंने कवर की। जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग जिसको नॉलेज अच्छी है, शिक्षा देने की वजह, जो हमारे वैज्ञानिक गांव में जा रहे थे, युवा वैज्ञानिक, प्रयास उनका ये था कि समझाने की कोशिश करें। उनके सामने और कुछ बात नहीं, सिर्फ एक ये बात थी कि हमारे तो भैया फसल आवारा पशु खा रहे हैं। आप सब मुझे ये बताइए, क्या आवारा पशु सरकार छोड़ के गई थी? हम सब ने तो छोड़े हैं। अगर वे आवारा पशु हमने छोड़े तो जो नुकसान और उसको भी झेल लीजिए। किसी को ब्लेम लगाने से पहले, किसी को दोषी मानने से पहले अपने गिरबाने में झांक लेना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, आपकी ही बहन बेटी हूँ। धन्यवाद। तो ज़मीनी हकीकत जो है वो मंजू रानी जी ने बताई। बात बिल्कुल सही है कि समस्या के बीच में ही कहीं समाधान है, और उस समस्या का कारण कहीं ना कहीं हम खुद भी होते हैं। हमारे साथ सुनील चौहान जी भी हैं, और आप एफपीओ का संचालन कर रहे हैं। सरकार ने एक बड़े टूल के तौर पर एफपीओ को, उन जो बात अभी धर्मेंद्र जी ने कही कि असंगठित क्षेत्र है किसानों का, ये कैसे संगठित हो, इसकी दिशा में ये एक प्रयास है कि एफपीओ के माध्यम से किसान अपने छोटे छोटे समूह बनाए और खेती को सामूहिक कार्य के तौर पर, जैसे हमारे यहाँ परंपरागत तौर पर लिया जाता था, फिर से खेती सामूहिक कार्य बने, समाज का काम बने, इंडिविजुअल काम ना हो। क्या आपके अनुभव और एक इंटरवेंशन के तौर पर जो बात निकल के आ रही है पिछले 5-7 सालों के बाद, कि अधिकांश एफपीओ जो है वो देश में सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, उनमें वही सरकारी दखलंदाजी, वही भ्रष्टाचार और वही सब दिक्कतें हैं कि दाग के वही 3 पात हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, कागजों पर बन गए हैं। आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि क्या ये योजना, सरकार की ये पहल और आप किसानों का प्रयास कितना इसको मददगार सफल बना पा रहा है? देखिए, सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है जो एफपीओ है, लेकिन अभी उसे ना तो किसान समझ पा रहा है ना कोई है। हालांकि बड़ी वो होती है, घर में अगर 4 लोग हैं, 4 भाई एक साथ नहीं चल पाते, 10 डायरेक्टर अलग अलग जगह से चुनकर डायरेक्टरों को चलाना, उसके बाद किसान करना, उन सभी किसानों को देखना किसका क्या है। जो अभी तक मैंने देखा है, सरकार की तरफ से तो बना दिया सरकार ने, जहाँ जरूरत पड़ती है। देखो, संगठन में शक्ति है, ये हमेशा बात है। हम कहीं धरने के लिए जा सकते हैं, कुछ जा सकते हैं। क्या हम गन्ना बुवाई करते थे, हम किसान हैं, पहले हम घर घर में ही 4 लोग या 6 लोग बो लेते थे। आज कितने किसान आपस में मिलकर बो पा रहे हैं? 4 लोग, कोई गन्ना नहीं बो पा रहा है आपस में। हम 4 लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर पा रहे कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम 1700 की दवाई गन्ने में लगाते हैं 1 एकड़ में खरपतवार के लिए। अगर हम ज़मीन पे खरपतवार ख़त्म कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर को भी नुकसान दे रही है, हमारी ज़मीन को भी नुकसान दे रही है। पहले आपस में मिलके खुदाई भी करते थे, सब कुछ होता था, क्या कर रहे हैं हम? तो वही एफपीओ का है जी, कि एफपीओ में तो मिलके चलेंगे तो करेंगे। हर सरकार की मंशा है कि हर किसान व्यापारी बने, और फ़ायदा भी तभी होगा जी किसान व्यापारी बने। खाली गेहूँ उगा के गेहूँ बेचने से व्यापारी नहीं बन सकता। जैसा भी भाई साहब ने कहा कि आटा 35 है, गेहूँ 25 है,
क्या 10 नॉर्मल जो रेट है ब्रांड 35 वो नॉर्मल है, तो 35 उस किसान भी बेच सकता है। उस पर खर्चा किसान का 2 से ढाई रुपये आएगा। एक थैला लेगा 2.5 रुपये का, 5 रुपये खर्चा आ जाएगा। 5 एक्स्ट्रा किसान का 25 में 30 का चला जाएगा। तो किसान क्या इच्छुक है कि मैं आटा बेचूं बेच के? तो मार्केट बता रहे हैं। बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मार्केटिंग की समस्या है, सही मान लिया आपसे, मार्केटिंग नहीं है। जितना भी आज गांव में भी मैं मानता हूं कि 20% लोग बाजार से आटा खरीद के खा रहे हैं। चाय गांव में हर घर में मिलती थी सब तक, आज 10 रुपए की चाय गांव में पी रहे हैं लेके लोग। मार्केट कैसे नहीं मान रहे आप? खुद के गांव में मार्केट है, खुद के गांव में मार्केट है जी, हर जगह है। हमारे एफपी में 500 मेंबर हैं, अगर वो 500 भी आपस में लेने लगे, करने लगे, सबके घर दाल आ रही है बाहर से, सबके गुड़ बाहर से आ रहा है, शक्कर बाहर से आ रही है। क्या हम आपस में दे सकते हैं कोई बना के? बहुत लोग कुछ हैं जो कर रहे हैं, चाहे मेरे जैसे हैं और मेरे जैसे भी एक लोग नहीं, उत्तर प्रदेश में 20-30 लोग हैं जो मेरी जानकारी में भी हैं, और वो अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं इस चीज़ से। तो जब वो 20 ले सकते हैं तो क्या हम 2000 नहीं ले सकते? देखो, मैं जिस क्षेत्र से हूँ, मेरा गांव मोहम्मदपुर सुजानपुर पड़ता है, भोजपुर ब्लॉक में। मेरे यहाँ अतरौली गांव बराबर में है। इतनी गायें हैं, लगभग 500 छुट्टा गायें हैं। मैंने छुट्टा गाय का ये नहीं रखा कि छुट्टा गाय हैं। 2020 का, अगर किसी की जानकार हो मेरे यहाँ पता कर लेना, 22 बीघे गन्ने में केवल 70 कुंटल गन्ने काटे थे मैंने। लेकिन आज मैं उसी क्षेत्र में दाल भी बो रहा हूँ, मक्का भी बो रहा हूँ, और गन्ना भी बो रहा हूँ, गेहूं भी बो रहा हूँ। तो ये छुट्टा पशु का गाय वही है, मुझ पर नहीं हटी जी। लेकिन कुछ अपना करा कि कहीं 4 दीवारी लगानी है, झटका मशीन लगानी है, अपना अपना व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। हम अगर रोना रोए सरकार करेगी। देखो, सरकार से रोते हुए 75 साल हो चुके हैं। सरकार एक आपको रास्ता दे सकती है, सरकार आपको चलने के लिए गाड़ी नहीं देगी। आप गाड़ी से जाओगे या पैदल जाओगे, वो तो आपको सोचना है। तो एफपीओ एक रास्ता है जी, कि इस पे अगर जुड़ते हैं, जुड़ के हम 4 लोग कैसे करते हैं, किसी के पास दाल है, दाल हम खरीद लें, तो वो एक है जी इसमें दर्द। कोई अगर है इसमें सवाल तो मैं उसमें जवाब देने के लिए आपको जी नहीं, सवाल अब धर्मेंद्र जी से ही है। इस पैनल में इन किसानों को इसीलिए रखा गया है कि अधिकांश जो किसानों की आबादी है वो समस्या से घिरी हुई है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि ये सच्चाई है, लेकिन इन्हीं के बीच में ये लोग भी हैं। ये प्रकाश कैसे और लोगों तक पहुँचे, पार्लियामेंट में प्रेशर ग्रुप कैसे बड़ा मजबूत बने, ये सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है कि हम राजनीति से तो दूर रहें लेकिन नीति में हमारा दखल हो। ये काम कैसे होगा? किसान नेताओं का ये काम है। ये इंडिविजुअल तौर पर अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं, बाकी सब किसानों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है नीति के स्तर पर? चाहे वो राजनीति उसका माध्यम बने या कोई और तरीका हो, वो काम आप किसान नेताओं को करना है, तो उसका क्या वे आउट होगा? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि इस देश में, मैंने एक बात कही आपको कि इस देश में जनता दल की जब सरकार बनी तब तक देश में किसान के नाम पर चुनाव था। आज जब देश में किसान के नाम पर चुनाव ही नहीं है, जाति और धर्म आधारित वोट है, तो फिर किसान की पॉलिसी में हस्तक्षेप की उम्मीद मैं तो नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हम लोगों को समझाते हैं 5 साल में किसान रहते हैं, लेकिन आखिरी का जो 1 महीना होता है उसमें हम किसान ही नहीं रहते। जाट, गुज्जर, त्यागी, मुस्लिम, हिंदू सब इस आधार पर वोट करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात आपने कही, भाई ने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ लोग मिलकर अच्छा कर पा रहे। अभी यहाँ पे एक बात आई थी कि अगर एक किसान अपने प्रोडक्ट को पैकिंग में बंद करना चाहता है तो पैकिंग उसे 1 लाख रुपए की छपवानी पड़ेगी। आपके पास मक्का है, मेरे पास गुड़ है, प्रोफेसर साहब के पास खांड है। अगर हम एक पाउच 1 लाख में जो बनने हैं उनको 10 हिस्सों में बनवा के उसको बांट ले तो उसका सस्ता पड़ गया। इसके लिए एक मोल है, चाहे एफपीओ कह लो। ये एक सरकार क्या है कि ये एक लिफाफा है, ये कलर विजन है। लिफाफा पुराना है, नाम बदल दिया। पहले इन्हें कृषि उत्पादक समूह कहते, एफपीओ हो गए। पहले ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए गांव में गन्ना किसानों के, उस एसएचजी भी यही है। इनके सबके हर सरकार आकर नाम बदल देती है।
नाम बदल देने से विस्तार किसान का लाभ नहीं बदलने वाला है, इस पे काम करना पड़ेगा। अभी आप भाई ने बात कही, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन समस्या भैया इस बात की है कि 1 मिनट भाई, मैं अपना आटा पीस कर ले भी गया, देखो 2 मिनट जरूर लूंगा, अब आपने छेड़ दिया। मैंने अपना आटा पीस भी लिया, लेकिन मैं उसकी खूबियां नहीं बता पा रहा, समझिए आप। आज यहां कुछ शहरी वर्ग के लोग भी बैठे होंगे जो 55 रुपए का आटा खरीदता है, अन्नपूर्णा, शक्ति भोग दूसरे का, उसमें 20% चावल मिला हुआ है। जब तक हम उस उपभोक्ता को ये नहीं बताएंगे कि सफेद रोटी, बारीक रोटी, करारी रोटी इसलिए आ रही कि इसमें चावल मिला हुआ है, और चावल का आटा खाओगे तो पेट खराब होगा, और मेरा आटा खाओगे तो आपका पेट खराब नहीं होगा, तो ये मार्केटिंग मुझे सीखनी होगी। बिल्कुल। तो दूसरी बात, बस यही खत्म करता हूं, इस देश में अब इंडिविजुअल किसान बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेंगे अगर हम सामूहिक खेती करेंगे, क्योंकि लेबर महंगी होगी, मशीनरी महंगी होगी। अब 10-10 लाख रुपए के ट्रैक्टर आने लगे, 3-3 लाख रुपए की हैरो आने लगी। 4 हैरो एक गांव में पूरे गांव का काम कर देंगी। 20 ट्रैक्टर पूरे गांव में, मैं गारंटी लेता हूं। आज 200 ट्रैक्टर हैं गांव में, 4 भाई हैं, न्यारे हो गए, 4 ट्यूबवेल होगी, 4 बुग्गी होगी, 4 गिंडासे हो गए, कहां से सर्वाइव करेंगे? जमीन 40 बीघे थी, 1 ट्यूबवेल काम करती थी, आज 4 ट्यूबवेल हैं, और 4 का बिल जो है 25,000 रुपए से किसी का कम नहीं साल भर में। जहां 25,000 रुपए के बिल से काम हो रहा था, आज 1 लाख जाने लगे। समस्या ईर्ष्या की है, कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ लौटिए, जमाना उसी तरफ है। धन्यवाद जी, तो इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करते हुए हमने समाधान की भी बात की, और यही इस समिट का, इस सम्मेलन का मकसद था। एक बात आप सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से करें। जैसा भाई साहब ने कहा, देखो अच्छी बात है कि हम अपनी खासियत नहीं बता पाते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने खासियत बताई हुई हैं। एक सोना मोती गेहूँ है, मुझे भी कहीं से भानु प्रताप जी हैं, उनके वहाँ से मुझे 10-15 दाने मिले। मैंने उनसे केवल अब की बार 1.5-2 किलो बीज बना मेरे पास। उसका अगर आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पे 250 रुपये केजी आटा है। पैदावार 2 से 2.25 कुंटल, 2.5 कुंटल तक पैदावार उसकी है प्राकृतिक में, केमिकल में नहीं जी। अगर 2 कुंटल आपका निकल आता है तो आप 2 कुंटल का मानिए कि आपको अगर 80-90 रुपये किलो भी आपको मिल गया उसका रेट, तो आप आज 4 कुंटल या 5 कुंटल निकाल पा रहे हैं। 75 का अगर जैसे आप 5 कुंटल भी निकाल रहे हैं तो डबल, उससे तो आधा निकल ही रहा है आपका, और आधे में रेट उसके बढ़ रहे हैं जी। नहीं, वैरायटी आई है 6 कुंटल तक की, 5 कुंटल 4 निकल रहा है। तो वैरायटी पे सबसे पहला ये है कि वैरायटी वो लगाइए जिसकी खासियत को पहले से बता रहा है। हम उस वैरायटी को पकड़ें क्योंकि हमें आटे की खासियत बतानी पड़े। जी, मार्केटिंग के तरीके सीखने होंगे। अपना जो प्रोडक्ट हम खेत से लेके आ रहे हैं उसकी खूबियां भी बतानी होंगी। खामियों के साथ साथ खूबियों को लेकर जब चलेंगे तभी समाधान मिलेगा। इस पूरे सम्मेलन का यही मकसद था, और अब चर्चा को हम समापन की ओर ले जाते हुए अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, और इसके बाद उन सभी को सम्मानित करते हुए इस चर्चा को अंत में। जी हाँ, सही। जी हाँ, जैसे कि मंजू जी ने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अब अपने आखिरी चरण पर आ चुके हैं, और हम अपने माननीय सदस्यों को सम्मानित करना चाहेंगे। किसान इंडिया के को फाउंडर वानी और शैलेश जी को मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और हमारे माननीय सदस्यों को सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आखिरी सत्र को अलविदा कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और नीतियों पर, नई नई नीतियों पर आपने चर्चा करी। इसी के साथ हमारा आज का किसान इंडिया अन्नपूर्णा 2025 अब समिति समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए बहुत खास होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप सभी को।